चलो ठीक है बेटा, शुरू कर लेते हैं। आज ये नया टॉपिक है बेटा आपके पास, ये विलियता है। ठीक है ना, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, विलियता। ठीक है ना, तो विलियता हम किसे कहेंगे, पहले हम ये जानेंगे कि विलियता किसे कहा जाएगा। ठीक है ना, तो विलियता क्या होता है बेटा, एक तो हम सीधे यहां से लें कि कोई अवयव है हमारे पास, है ना, कोई अवयव की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुल जाती है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना, यानी कि हमें क्या करना है कि मान लीजिए हमने क्या किया, कोई पदार्थ लिया हमने। ठीक है ना, कोई पदार्थ, जैसे मान लीजिए हम ले सकते हैं चीनी, ले सकते हैं। तो चीनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने चीनी लिया। ठीक है ना, चीनी चीनी क्या है, यहाँ पर कोई अवयव है हमारे पास, कोई पदार्थ है। ठीक है ना, इसकी जो अधिकतम मात्रा है, ठीक है ना, अधिकतम मात्रा मानी जिसकी, इसकी कितनी अधिकतम मात्रा है ना, जो विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक भी क्या लेना हमने, निश्चित मात्रा लेनी। मान लीजिए हमने विलायक क्या लिया, यहाँ पर पानी ले लिया। ठीक है ना, हमने क्या किया, पानी लिया। तो ये क्या कहता है, अभी चीनी और पानी का मतलब नहीं है, विलियता क्या हो सकता है यहाँ पर, गैस की कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। ठीक है ना, ये तो मैंने क्या लिया, ये तो केवल क्या लिया है, चीनी ली यहाँ पर, ये तो ठोस है। ठीक है ना, यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं, या अल्कोहल भी ले सकते हैं, द्रव भी ले सकते हैं, यानी कि हम C2H5OH भी ले सकते हैं। हम विलियता अभी कॉमनली बात कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है, कि जो ठोस भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, और द्रव भी हो सकता है ना। इन तीनों पदार्थों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि किसी अवयव की वह अधिकतम मात्रा, इन तीनों अवयव में, यानी कि जो द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और ठोस भी हो सकता है, इनकी जो अधिकतम मात्रा होगी, इनकी क्या होगी, जो अधिकतम मात्रा होगी, मान लीजिए इनकी हम अधिकतम मात्रा मान लेते हैं, कुछ भी हो सकती है ना, जो इस पानी में घुल रही होगी। और पानी भी क्या है, पानी की मात्रा भी निश्चित है। यहाँ पर पानी की मात्रा भी क्या है, निश्चित है। पानी की मात्रा भी क्या होगी, इसमें निश्चित होगी। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम क्या कहें, 1 लीटर पानी हमने लिया, क्या लिया, 1 लीटर पानी। अब पानी की मात्रा हमने निश्चित कर ली। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, चीनी घोल के देखते हैं। मान लीजिए इसमें अधिकतम मात्रा मीन्स जो सबसे ज्यादा मात्रा, माना इसमें 6 चम्मच क्या घुल सकती है, चीनी घुल सकती है। ठीक है ना, 6 चम्मच हमने क्या किया, चीनी घोल दी, सॉरी ये गड़बड़ हो गया है ना। 6 चम्मच हमने क्या किया, इसमें चीनी घोल दी, और 6 चम्मच के बाद थोड़ी सी भी इसमें चीनी नहीं घुल रही है, तो यानी कि चीनी की अधिकतम मात्रा कितने हो गए, 6 चम्मच। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, मान लीजिए इसका आयतन ले लेते हैं, है ना। तो जो एक निश्चित आयतन के बाद ये क्या होगा, यहाँ पर घुलेगा। ठीक है ना, अल्कोहल भी क्या होगा, निश्चित मात्रा, उससे अधिक मात्रा नहीं घुल पाता है। ठीक है ना, तो वो उसकी विलेयता कहलाएगी। माना हमारे पास क्या होगा, एक निश्चित मात्रा में विलायक है, उसमें घुलने वाले जो विलेय होंगे, विलेय की वो अधिकतम मात्रा होगी, जो क्या कहलाएगी, उसकी विलेयता कहलाएगी। ठीक है, या साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि 1 लीटर पानी, ठीक है ना, 1 लीटर पानी में हमने क्या किया, अधिकतम मात्रा में कितनी मात्रा में चीनी घुल सकती है, कितनी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की घुल सकती है, कितनी मात्रा एथिल अल्कोहल की घुल सकती है, वो उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। मेरी बात समझ में आई? फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं कि हमारे पास यहां हमने 1 लीटर लिया विलायक। ठीक है, इस परिभाषा को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि निश्चित मात्रा में विलायक लिया हमने, या निश्चित मात्रा में विलायक, निश्चित मात्रा में जो विलायक है उसमें घुलने वाले अधिकतम मात्रा क्या होगी, जो विलेय की होगी, वो क्या कहलाएगी, उसकी विलेयता कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने कहा 6 चम्मच है। ठीक है ना, 6 चम्मच हमने क्या किया, इस पानी में क्या घोला, चीनी घोली, तो इसकी चीनी की विलेयता क्या हो गई, 1 लीटर में 6 चम्मच। ठीक है ना, यही तो विलेयता हुई, 1 लीटर में 6 चम्मच हमारे पास क्या हो जाएगा, विलेयता क्या कहलाएगी, 1 लीटर में 6 चम्मच। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आ जाएगा। ये दिव्यांशु बेटा, दिव्यांशु वर्मा, आपने माइक ऑफ कर दो। ठीक है ना, ये म्यूट कर दो। ठीक है ना, अनम्यूट हो रखा है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं कि वो विलेयता कहलाएगी। अब क्लियर हो गया कि विलेयता हम किसे कहेंगे, कि विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की अधिकतम जो मात्रा होगी, वो क्या कहलाएगी, उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। ठीक है ना, अब देखो बेटा, विलेयता भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट खींचना चाहो तो खींच सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखो,
ठीक है ना। माना ठोस, ये है हमारे पास ठोसों की द्रवों में विलीयता। पहला एग्जांपल ये हम पढ़ेंगे कि जो ठोस है, ठोस पदार्थ हमने अभी बताया था, चीनी हो गया, ये चीनी का एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि कॉमन है। नमक हो गया, ये हमारे पास क्या है, जनरली हम घरेलू उपयोग भी करते हैं इनका। ये ठोस है बेटा, ये कैसे हैं, ठोस। और इनको हमने किस में घोलना है, द्रवों में घोलना है। इनकी विलीयता देखनी, जैसे चीनी है, नमक है, ठीक है ना। दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे जो गैस है, जो गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, He हीलियम हो गया। ये सारी गैसों को हम काहे में घोल सकते हैं, पानी में घोलना है। घोला हुआ देखा आप लोगों ने, पानी में घोलते हुए देखा, कार्बन डाइऑक्साइड को घोला आप लोगों ने पानी में देखा कभी, कोई बता सकता है बेटा? हाँ बताओ। सर नहीं देखा है ना, आज बताएंगे बेटा कैसे घुलता है ना। आप लोग देखते हैं इसको, ठीक है ना। ऑक्सीजन तो देखा होगा, ऑक्सीजन को देखा तो नहीं होगा, लेकिन महसूस किया होगा कि ऑक्सीजन पानी में घुली हुई रहती है। जैसे पानी पीते हुए देखा हो किसको, मछली को पानी पीते हुए देखा होगा, है ना, तो वो ऑक्सीजन उसमें से निकाल देती है ना। नाइट्रोजन भी घुल सकती है, हीलियम भी घुल सकती है, ठीक है ना। तो ये जो गैसें हैं, गैसें कैसे पानी में घुल सकती है या द्रवों में कैसे घुल सकती है, उनकी विलीयता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दो टॉपिक तो हम इस वाले विलीयता वाले पोर्शन में इस समय करेंगे, ठीक है ना। ये तीसरा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बहुत सारी जानकारियां लेंगे जब हम द्रव की द्रवों में विलीयता देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रेड कर रखा है इसको, ठीक है ना। पहले हमें जानेंगे कि ठोसों को द्रवों में किस प्रकार से घोला जाता है और उनकी विलीयता क्या होगी, उनकी विलीयता कैसे निकाली जा सकती है। दूसरा, हम गैसों को, जो गैस है, गैसों को हम द्रव में विलीयता देखेंगे, किस प्रकार से हो सकती है, कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते होंगे, किस कारकों से जो है जल्दी घुल जाएगी, किस कारकों से नहीं घुल पाएगी। ये सारी जानकारियां हम क्या करेंगे, इनमें देखेंगे, ठीक है ना। तो ये है विलीयता। विलीयता तो समझ में आ गया, यानी कि सिंपल हम कह सकते हैं 1 लीटर पानी में जितनी मात्रा में हम क्या करेंगे, चीनी घोल देंगे, जितनी मात्रा में चीनी घोल देंगे वो चीनी की विलीयता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, चीनी की विलीयता, ठीक है ना। देखो बेटा, अब विलीयता देखो, पहला वाला जो पार्ट है हमारे पास, ठोसों की द्रवों में विलीयता। पहला पार्ट क्या है, ठोसों की द्रवों में विलीयता, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, ठीक है ना। यहां पर जो क्या होगा, जो हमारे पास ठोस है, ठोस अभी बताया था मैंने आपको, जैसे नमक है, नमक भी क्या है बेटा, ठोस है, ठीक है ना। चीनी है, ये ठोस है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था में रहते हैं और किसमें, पानी में घुल जाते हैं, ठीक है ना। तो उनकी विलीयता किस प्रकार की होगी, ठीक है ना। यहां पर हम कह सकते हैं कि निश्चित ताप, यहां निश्चित ताप इसलिए दिया जाता है बेटा, एक निश्चित ताप पर क्या होगा, किसी ठोस अवयव, डेफिनेशन वही है, ठोस अवयव की वह मात्रा, ठोस अवयव की वह अधिकतम मात्रा, ध्यान रखना, ठोस अवयव की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक, यहां पर विलायक का मतलब होगा जो द्रव है ना, है ना, अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में क्या हो जाती है, घुल जाती हैं, निश्चित मात्रा में क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं, वो क्या कहलाएगी, उसकी विलीयता कहलाएगी। किसकी, ठोसों की द्रवों में विलीयता, ठीक है ना। मान लीजिए हमने निश्चित ताप लिया, 21 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, है ना, डिग्री सेल्सियस लिया, और फिर हमने क्या किया, इसमें हमने 1 लीटर पानी लिया, ठीक है ना। और इस 1 लीटर पानी में हमने क्या किया, नमक घोलना शुरू किया, और नमक जो है 20 ग्राम से ज्यादा नहीं घुल रहा है। कितना ग्राम घुल रहा है, 20 ग्राम घुल रहा है। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर क्या होगा, नमक की जो विलीयता होगी वो क्या होगी, कोई बता सकता है? मान लीजिए 1 लीटर विलियन लिया, पानी लिया हमने, और उसमें हमने 20 ग्राम नमक घोला, उससे ज्यादा नहीं घुल पा रहा, अधिकतम मात्रा 20 ग्राम घुल रही है। तो उसकी विलीयता क्या हो जाएगी बेटा, नमक की विलीयता क्या होगी, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? हाँ बता तो रहे थे बेटा, क्या होगा, यहां पर होगा बेटा, देखो विलीयता हो जाएगी इसकी 20 ग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर में 20 ग्राम होता है, ये हो जाएगी, ये विलीयता हो जाएगी, ठीक है ना। अधिकतम जो विलीयता होगी वो क्या होगी, 20 ग्राम प्रति लीटर। यदि मान लीजिए 20 ग्राम न घुल करके 50 ग्राम घुलती, ठीक है ना, 1 लीटर में, तो हम क्या कहेंगे, 50 ग्राम प्रति लीटर। यदि अधिकतम मात्रा 50 ग्राम घुल जाए तो क्या हो जाएगी, 50 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा, वो विलीयता होगी। दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है,
ठोस अवयव की अधिकतम मात्रा, ठोस अवयव की अधिकतम मात्रा, और विलायक की भी क्या है, निश्चित मात्रा, विलायक की क्या है, निश्चित मात्रा में घुली हुई है ना। 1 लीटर, जैसे आपने 1 लीटर ले रखा तो 1 ही लीटर लेंगे आप, ठीक है ना। मान लीजिए आपने क्या किया, 1 लीटर पानी लिया और इस 1 लीटर पानी में हमने क्या किया, पहले पहले देखा नमक घोला, तो नमक की विलियता क्या थी, नमक 50 ग्राम घुला, अधिकतम कितना घुला, 50 ग्राम। लेकिन हमने क्या किया, फिर 1 लीटर पानी लिया और फिर इसमें चीनी घोली, ठीक है ना, चीनी घोली, चीनी कितनी घुली, मान लीजिए ये घुली 200 ग्राम। देखो इसकी विलियता ज्यादा होगी, इसकी विलियता क्या होगी, कम होगी। ये तो मैं एवरेजन बता रहा हूं आप लोगों को, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर विलियता अलग अलग हो सकती है, नमक की विलियता अलग हो सकती है 1 लीटर पानी में, ठीक है ना, चीनी की विलियता अलग हो सकती है, हो सकता है 60 ग्राम घुलता हो, ठीक है ना। अब अन्य जो जितने ठोस पदार्थ हैं उनके घुलने की जो दर होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी विलियता कहलाएगी। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले भी रखा है, ये एग्जाम्पल क्या ले रखा है, देखो यहाँ पर है 1 लीटर पानी में अधिकतम नमक की मात्रा कितनी हो सकती है, वो क्या कहलाएगी, उसकी विलियता कहलाएगी, ठीक है ना। ये तो है बेटा जब हम ठोस को घोल रहे होंगे किसमें, द्रव में, जब हम ठोस को किसमें घोल रहे होंगे, द्रव में घोल रहे होंगे, तो तब हम इस प्रकार से उसकी विलियता को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, राइट। किसी को कुछ पूछना हो इससे संबंध में, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा ये बहुत जनरली पूछा जाता है, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है बेटा, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, संतृप्त विलयन किसे कहेंगे। देखो इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमने फिर उसी एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने 1 लीटर पानी लिया, ठीक है ना, और इसमें 60 ग्राम चीनी, ठीक है ना, पूरी तरह चीनी, चीनी का सूत्र बता सकता है बेटा कोई, चीनी का फॉर्मूला शुगर का, C12H22O11। नोट कर लो बेटा जिन लोगों को पता नहीं है, यहाँ पर है C12H22O11, ये चीनी का फॉर्मूला है, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी इसकी जब हम सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज ये सब पढ़ रहे होंगे, है ना। तो देखो इस C12H22O11 है ना। अब हमने क्या देखा, हमने कैसे जान लिया कि ये विलियन, ये मान लीजिए हमने 1 लीटर पानी लिया, पहले हमने 1 चम्मच तोल के डाला है ना, पहले 10 ग्राम डाला, तो ये फिर घुमाया उसको, वो घुल गया आसानी से, फिर हमने क्या किया 10 ग्राम और डाला, फिर वो भी आसानी से घुल गया, ठीक है ना। फिर हमने एक साथ 20 ग्राम और डाल दिया, 40 ग्राम हो गया, वो भी घुल गया, फिर 10 ग्राम और डाला, ये भी घुल गया, फिर 10 ग्राम और डाला, वो घुल गया, ठीक है ना। अब 10 ग्राम तक तो घुल गया, लेकिन हुआ क्या, जब हम 10 ग्राम और डाला तो क्या हुआ, वो घुला नहीं, वो क्या है, उसके कण वैसे के वैसे रह गए, घुला नहीं उसमें, ठीक है ना, उसके कण अलग अलग रह गए, वैसे रह गए, माने यदि आप देखोगे तो वैसे घुल नहीं रहा, ठीक है ना। वैसे ताप दे करके हम घोल सकते हैं उसमें, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने क्या किया, निश्चित ताप लिया, निश्चित ताप का मतलब रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना, हमने उसको घोला। अब लेकिन ये घुला नहीं, ठीक है ना, घुला नहीं, उसको हम क्या करेंगे बेटे, एक फिल्टर लेते हैं, फिल्टर पेपर देखा होगा आप लोगों ने, फिल्टर पेपर इसके ऊपर फनल के ऊपर रख लेते हैं और उसको छान लेते हैं, तो जो हमारे पास विलयन होगा, जो नीचे प्राप्त होगा, वो विलयन हमारे पास कहलाएगा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, इस संतृप्त विलयन का मतलब क्या है, इसमें चीनी की अधिकतम मात्रा घुली हुई है, अब इससे ज्यादा नहीं घुल सकती, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि वह विलयन जिसमें क्या है, पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुल जाती है, वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है ना। इसमें इससे ज्यादा घुल ही नहीं सकता है, ठीक है ना, वो संतृप्त विलयन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं हम संतृप्त विलयन। दूसरा होता है बेटा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या है, हमने क्या किया, यही चीनी फिर हमने क्या किया, 10 ग्राम डाला, फिर 20 ग्राम डाला, ठीक है ना, 30 ग्राम डाल दिया, और 30 ग्राम के बाद हमने नहीं घोला इसमें, लेकिन इसमें क्या है, घुल सकती थी, है ना, यानी कि इसमें और चीनी घोली जा सकती थी, तो उसे कहेंगे असंतृप्त विलयन, यानी कि वह विलयन जिसमें विलेय की कुछ और मात्रा क्या हो, घोली जा सके,
जिसमें क्या करें, विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके। यहां पर हम कह सकते हैं विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, नहीं घोली जा सकती, तो वो कौन सा है, वो संतृप्त विलयन है। जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है वो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। और असंतृप्त विलयन कौन सा कहलाएगा बेटा, असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे, जिसमें विलय की कुछ और मात्रा घोली जा सकती है, ठीक है ना। तो जिसमें हम क्या कर सकते हैं, और अधिक मात्रा घोल सकते हैं, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन। उसको क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। तो इस प्रकार से दो प्रकार के विलयन हो गए बेटा हमारे पास, संतृप्त विलयन भी हो गया, असंतृप्त विलयन। ये किस में थे, ये है ठोसों की द्रवों में विलयता, ठोसों की द्रवों में विलयता। जो ठोस हैं उनमें द्रवों के साथ किस प्रकार से विलय होंगे, वो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये तो हमारे पास विलयता समझ में आ गई कि हमने ठोस को क्या किया, द्रव में घोला, ठोस को हमने क्या किया, द्रव में घोला। और उसमें हमने ये देखा कि जिसमें अधिकतम मात्रा घुल गई वो विलयन कहलाया संतृप्त विलयन। जिसमें जो है और अधिक मात्रा घोली जा सकती थी वो उसको कहा हमने असंतृप्त विलयन, ठीक है ना। और अधिकतम मात्रा घुल जाएगी तो क्या कहलाएगी, उसकी विलयता कहलाएगी, है ना। तो ये है, इसको हम विलयता। अब देखो बेटे यहाँ पर जो ठोसों की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना, यानी कि वो कौन से कारक हैं जो इनकी विलयता को प्रभावित करेंगे, इनकी विलयता को प्रभावित करेंगे। मैंने कहा 1 लीटर में, ठीक है ना, 50 ग्राम नमक घुलता है, ठीक है ना। ऐसा कौन से कारक हो सकते हैं जो 60 ग्राम घुल जाए, किसके कारण 60 ग्राम घुल जाए। यह हो सकता है हम क्या करें, 40 ही ग्राम घोलना चाहिए, कम, वैसे कम तो खैर नहीं मानेंगे, ठीक है ना, अधिकतम 60 ग्राम घुल जाए या 70 ग्राम घुल जाए। ऐसे कौन से कारक हैं जिससे इससे विलयता क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है, घट बढ़ रही है ना, बढ़ भी रही है, घटती हुई है बेटा विलयता, है ना। यदि आप अशुद्ध जल लेंगे तो उसमें विलयता कम हो जाएगी, है ना। वो तो बाद में बता देंगे जब कभी आपको ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख लें यहाँ पर कौन से ऐसे कारक हैं जिसके कारण उसकी विलयता चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो देखो बेटा एक नंबर यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो है विलेय और दूसरा है विलायक। ये इनको इनके बारे में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। किसे कहते हैं बेटा, विलेय किसे कहते हैं, विलेय किसे कहा जा सकता है, विलेय किसे कहेंगे, मात्रा में घोला जाता है। हाँ, वे पदार्थ जो विलय में कम मात्रा में घुले होते हैं विलय कहलाते हैं। बिल्कुल गुड, ठीक है ना। और जो अधिक मात्रा में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विलायक कहलाते हैं, ठीक है ना। और देखो बेटा ध्यान रखना, हमारे पास जो विलयन होता है ना, विलयन, तो विलयन इन्हीं दोनों से मिलकर के बनता है। विलयन जो बनेगा एक तो विलेय और प्लस इसके साथ विलायक लेंगे, विलेय प्लस विलायक, ठीक है ना। इन दोनों का जो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, विलयन बनता है। इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, विलयन बनता है। विलेय प्लस विलायक दोनों मिलाकर के क्या बनता है, विलयन बनता है। अब इनकी प्रकृति कैसी है ये हम जानेंगे, इनका नेचर कैसा है, विलेय का नेचर कैसा है, विलायक का नेचर कैसा है, इसका गुण कैसे है, ठीक है ना। ये जल्दी घुलने वाला है या नहीं घुलने वाला, किसके साथ जल्दी घुलेगा, किसके साथ देर में घुलेगा, इसके बारे में हमने चर्चा करनी, इनकी प्रकृति के बारे में, है ना। दूसरा है बेटा इसमें ताप का प्रभाव, टेम्परेचर, यानी कि यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ताप घटाएंगे तो क्या होगा, है ना। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इसकी विलयता पर, है ना। मान लीजिए हमने पानी में जो है नमक डाल देते, ये नमक क्यों घोल रहे हैं, है ना। ये नमक हमारे पास है ना, नमक को आप लोग साधारण सूत्र बोलते हैं NaCl, क्या बोलते हैं बेटा इसको, NaCl। इसको हम पानी में डाल रहे हैं, किस में डाल रहे हैं, पानी, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, ठीक है ना। इस पानी में डाल रहे हैं, देखो ये पानी में हमने डाला है इसको, नमक का सूत्र NaCl को हमने पानी में डाला H2O में, ठीक है ना। अब ताप बढ़ा है इसका, पहले जब ताप हमने साधारण ताप रखा तो क्या हुआ, है ना, देखेंगे क्या होता है। साधारण ताप था यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस था, तब क्या हुआ, कितना घुला। फिर हमने क्या किया, नमक डालते रहे, लेकिन हमने ताप भी बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि हमने 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया इसका टेम्परेचर, ठीक है ना। कितना घुला, पहले तो 50 ग्राम घुल रहा था, जब साधारण 21 डिग्री सेल्सियस पर तो 50 ग्राम घुल रहा था, बाद में ताप बढ़ाने पर क्या होगा, तो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। ज्यादा घुलेगा या 40 ही ग्राम तो नहीं घुल रहा, ऐसा तो नहीं कि 40 ही ग्राम घुल रहा, हो सकता है 100 ग्राम तो नहीं घुल गया, ये जानेंगे हम। इस टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा,
ताप बढ़ाने से, है ना। दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा? अब दाब क्या चीज होती है, दाब कैसे होगा? मान लीजिए हमने क्या किया, एक कंटेनर में, एक बर्तन में हमने क्या किया, यहाँ पर पानी लिया, ठीक है ना, और उसमें प्रेशर डाला इसमें, है ना। वैसे इस पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ठोसों में इसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन समझ लो थोड़ा सा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, माना विलियता हमने लिया है नमक, फिर वही नमक डाला, ठीक है ना, लेकिन ये अंडर प्रेशर यानी कि उसमें दाब डाल के रखा, तो कितनी मात्रा घुल रही है ना। तो ये भी एक दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये तीन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, एक विलेय और विलायक की प्रकृति क्या है, दूसरा हम क्या देखेंगे, उसमें ताप का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना, दाब का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम जानेंगे, ठीक है। तो पहले ताप का प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो ताप यानी कि जो हमारे पास ताप किसका है, प्रभावित करने वाले विलायक और विलेय की प्रकृति। देखो बेटा यहाँ पर दो चीज है, एक विलेय है और एक विलायक है। देखो हमने यहाँ पर यदि लिया H2O लिया बेटा, क्या लिया, जल लिया, ठीक है ना, और दूसरा लिया हमने NaCl, ये तो आप लोग दोनों जानते हैं। NaCl को क्या बोलते हैं बेटा, साधारण नमक। साधारण नमक। रासायनिक भाषा में नाम क्या है इसका, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये जनरली चीजें होती है, बहुत छोटी चीज है, लेकिन पूछ लेते हैं कभी कभी, एग्जामिनर ही पूछ लेता है जब हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनर आते हैं। NaCl साधारण नमक का क्या सूत्र है ना, तो ये NaCl है बेटा, क्या है, NaCl। इसका माइक ऑन है बेटा, एक मिनट बेटा, बार बार माइक ऑफ रखा करो बेटा, जैसे बोलते हो बोलने के बाद फिर ऑफ कर दिया करो, है ना। देखो अब हमारे पास यहाँ विलेय है जिसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, है ना, ये है बेटा विलेय, ठीक है। दूसरा ये क्या है बेटा, विलायक। इनका नेचर जानना, इनकी प्रकृतियां जाननी, ठीक है ना। तो H2O को यदि हम देखें तो H2O क्या होता है बेटा, देखो H2O इस प्रकार से जुड़ा रहता है, H जुड़ा रहता है और इसमें OH बना रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक गुण है इसका और वो है ध्रुवीय गुण। क्या, कौन से गुण है होते हैं, H2O में होता है ध्रुवीय गुण, पानी में क्या होता है, ध्रुवीय गुण होता है, दो ध्रुव बनाता है। ऐसे ही NaCl भी है, जो सोडियम क्लोराइड है ये भी क्या बनाता है, ध्रुव बनाता है। जैसे देखो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, भले इनके बीच बॉन्ड है लेकिन इनके बीच क्या होता है, दो ध्रुव बनते हैं। अब ध्रुव कहाँ बनते हैं थोड़े से जान लें, ये बेसिक चीज है, ध्रुव कहाँ पर बनते होंगे, ध्रुव के बारे में हम जान लेंगे, है ना। देखो जैसे मान लीजिए बॉन्डिंग हुई, इनके बीच बंध बना हुआ है, Na और Cl के बीच बॉन्ड बना हुआ है, ये दोनों उदासीन है। यदि देखा जाए ये दोनों क्या है, अब उदासीन, इस अवस्था में उदासीन है, इन पे कोई चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है, ठीक है ना। यहाँ दो प्रकार के प्रकृति के लोग जुड़े हुए हैं, एक सोडियम जुड़ा हुआ है, एक क्लोराइड जुड़ा हुआ है। सोडियम की जो प्रकृति होती है वो होती है पॉजिटिविटी। जैसे आप लोग देखते होंगे जैसे दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है नेगेटिव टाइप के लोग और एक होते हैं पॉजिटिव टाइप के लोग, है ना। ये नहीं कहते हैं पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव सोचता है, हाँ फेल होंगे नहीं होंगे, हम फेल पास ही होंगे, है ना। अब एक तो पास होने वाला होगा, वो सोचता है नहीं इस साल तो हम मुश्किल ही पास होंगे, है ना। नेगेटिव, ये है नेगेटिविटी। तो जो नेगेटिव होता है वो हमेशा क्या सोचता है, नकारात्मक सोचता है, दूसरे की चीजों को हड़पने की सोचता है ना। यही गुण इस किसका है, क्लोरीन का है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होंगे, आवर्त सारणी पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि जो सोडियम है वो हमेशा धनावेशित कैसे होते हैं, पॉजिटिविटी रखते हैं अपने पास, है ना। और जो ये होता है उनके, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी बार, पॉजिटिविटी किस मामले में, इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए, है ना। ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग लेते हैं और ये क्या करते हैं, आसानी से ग्रहण करते हैं, ये अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को देने में अपनी समझदारी समझते हैं और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेने में अपनी समझदारी समझते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पर हम समझेंगे कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच जब बॉन्डिंग होती है, एक इलेक्ट्रोधनी और इलेक्ट्रो ऋणी के बीच जब क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, तो उनके बीच ध्रुव बनते हैं बेटा, ध्यान रखना हमेशा, उनके बीच क्या बनेगा, ध्रुव बनेगा। इसमें बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बनेगा HCl में, इसमें भी बनेगा। देखो क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिविटी। अब ध्रुव कैसे बनेगा, देखो यहां पर एक छोटी छोटी बेसिक्स है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये 2 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, और इनके बीच जो डिस्टेंस होगी यहां से लेकर के और इन इलेक्ट्रॉन के बीच और यहां से इस इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो बराबर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ कार्बन। समझ में आ रही मेरी बात? ये क्लोरीन इस सोडियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या करता है, ये थोड़ा सा इन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी सी अपनी ओर खिसका लेता है। पूरा नहीं खिसका पाता है क्योंकि अभी तो खींच रहा है ना। अब यहां से दूरी ज्यादा हो गई और यहां दूरी कम हो गई, जिसके कारण जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खिसके तो उसके कारण थोड़ा सा क्लोरीन पर क्या है, देखो डेल्टा, डेल्टा का मतलब बहुत कम मात्रा में, ठीक है ना बेटा। डेल्टा का मतलब क्या हो गया, बहुत कम मात्रा में। यहां पर यदि हम डेल्टा देखेंगे तो डेल्टा इस प्रकार से लिखा, बहुत कम मात्रा में, यानी कि जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसमें क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसे कहते हैं बेटा पोलैरिटी, ध्रुवता, ध्रुवीय गुण, ठीक है ना। यानी कि जो सोडियम क्लोराइड हम दिखाएंगे, NaCl दिखाएंगे, बॉन्ड तो ऐसे बना रहेगा इनमें, लेकिन इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे और इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे। इनको कहते हैं, इनमें 2 ध्रुव बन जाते हैं, ठीक है ना। यहां पर और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे, है ना। अब पानी में भी देखो, पानी वाले मॉलिक्यूल्स में देखेंगे तो पानी वाले मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक मिनट बेटा, जो पानी वाला मॉलिक्यूल है, पानी वाले मॉलिक्यूल को यदि हम देखेंगे तो यहां पर है H और OH, ठीक है ना, H और OH। इसमें यदि देखेंगे तो ये भी OH के कारण, जो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटा, और ये अपने आप में पूरा OH ग्रुप पूरा नेगेटिव होता है ना। तो ये क्या करता है, थोड़ा सा इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, इसके कारण थोड़ा नेगेटिव चार्ज आएगा और ये थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा। NaCl में भी क्या हुआ, जो NaCl हमने बनाया था, NaCl में Cl में नेगेटिव चार्ज आया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आया। तो इसमें हुआ क्या, देखो ये Na क्या करता है, इस OH के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, ये Cl इसके साथ बॉन्डिंग बना लेता है, और इस प्रकार से क्या हो जाता है, आसानी से घुल जाता है, ठीक है ना। इसलिए एक कॉन्सेप्ट आता है, एक नया ये आएगा इसमें, वो क्या कहता है, देखो विलीयता को प्रभावित करने वाले क्या कंडीशंस हैं, ये देख लीजिए। पहला है, ये कहता है कि ध्रुवीय पदार्थ, देखो बेटा, ध्रुवीय पदार्थ कौन थे, जैसे NaCl और H2O। ध्रुवीय विलायकों में देखो, ध्रुवीय पदार्थ है NaCl, ध्रुवीय विलायक कौन सा है, H2O, ठीक है ना। ध्रुवीय पदार्थ जो है ध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं, क्या होता है, घुल जाते हैं, क्या होते हैं, घुल जाते हैं। यदि दोनों क्या है, एक ध्रुवीय है और दूसरा भी ध्रुवीय है, तो आसानी से घुल जाएंगे। जबकि जो अध्रुवीय विलायक होते हैं, ठीक है ना, जो अध्रुवीय विलायक होते हैं वो अध्रुवीय पदार्थ घुल जाते हैं उसमें। जैसे अध्रुवीय कौन से हो सकते हैं, देखो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ये देखो, ठीक है ना, देखो यहां हमने NaCl हुआ, KCl है, दोनों ध्रुवीय पदार्थ हैं। कैसे हैं, ध्रुवीय पदार्थ। और ध्रुवीय विलायक कौन सा है, जल है, ठीक है ना। NaCl और KCl किसमें घुल रहे हैं, जल में। क्यों घुल रहे हैं बेटा, कोई बता सकता है क्यों घुल रहे हैं, NaCl और KCl जल में घुल जा रहे हैं, क्यों घुल रहे हैं, कोई नहीं बताएगा, कितने बढ़िया बच्चे आप लोग। क्योंकि वह द्विध्रुव पदार्थ है। हाँ, दोनों ही क्या है बेटा, ध्रुवीय पदार्थ है। कैसे पदार्थ हैं, ध्रुवीय पदार्थ हैं। देखो जो हमारे पास NaCl भी ध्रुवीय है, KCl भी ध्रुवीय है, और H2O जो विलायक है वो भी ध्रुवीय है। विलायक और विलेय दोनों ध्रुवीय है, ठीक है ना। और दूसरा कह रहा है, देखो बेटा, जबकि जो अध्रुवीय पदार्थ है, नैप्थलीन देखा आप लोगों ने, नैप्थलीन देखा, सुना है आप लोगों ने नैप्थलीन जी, क्या होता है बेटा, यस सर। कपूर होता है इसमें। हाँ राइट, कपूर होता है ना, इसको हम कपूर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा, जो नैप्थलीन है वो कपूर है ना, और उसको हम बेंजीन में घोल सकते हैं। किस में घोल सकते हैं, बेंजीन। यदि आप लोग देखेंगे तो नैप्थलीन का फॉर्मूला शायद ऐसा होगा, देखना आज ऐसा होता कि नहीं होता नैप्थलीन का फॉर्मूला, ठीक है ना। आज किताब में देखना कहीं, या यूट्यूब पे सर्च मारना क्या यार नैप्थलीन है क्या, और गलत होगा तो मुझे भी बताना है ना। और बेंजीन होगा ऐसा, जानकारियां आप लोगों को रखनी है।
नेफ्थलीन का सूत्र मैंने ऐसा लिखा हुआ है ना, और ये लिखा हुआ है बेंजीन का। क्या ये सही है गलत है ना? देखो यहाँ पर देखो दोनों क्या है, ये भी है, देखो यहाँ पर ये कैसा है, नेफ्थलीन है कैसा, अध्रुवीय, इसमें ध्रुव नहीं बन सकते, कहीं भी ध्रुव नहीं बनेगा बेटा, है ना। ध्रुव के लिए क्या होना चाहिए, एक सीधी डायरेक्शन होनी चाहिए। और ये नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन आसानी से बेंजीन में घुल जाता है ना। लेकिन अभी एक चीज और है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अध्रुवीय पदार्थ होते हुए भी ध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं। क्या कहा मैंने, क्या कहा बताओ? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं ध्रुवीय पदार्थ होकर भी बिल्कुल, बहुत सुंदर, कितने अच्छा सोनी, बहुत बढ़िया, है ना। देखो बेटा, ये है, ध्यान से सुनने का पता लग जाता है कौन बच्चा बहुत ध्यान से सुन रहा है ना। देखो यहां पर क्या है बेटा, देखो इसमें हम क्या करेंगे, जो अध्रुवीय पदार्थ हैं, अध्रुवीय पदार्थ हैं और किसमें, ध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं। कौन कौन से हो सकते हो? आप लोगों ने चीनी को देखा, C12, H22, O11, ये तो ध्रुवीय नहीं है ना, ये ध्रुवीय नहीं है बेटा, चीनी जो है ध्रुवीय नहीं है, लेकिन ये पानी में आसानी से घुल जाती है। किसमें घुल जाती है? पानी में। क्यों घुलेगी, क्यों घुलेगी? यहां पर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग बनती है इनके बीच? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देख लो, जैसे देखो कुछ अध्रुवीय पदार्थ देख लीजिए बेटा, कुछ अध्रुवीय पदार्थ जैसे शर्करा, शर्करा माने चीनी, ग्लूकोज का सूत्र मालूम है बेटा? C6H12O6। C6H12O6, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कहा। और फ्रक्टोज का, ग्लूकोज का तो ठीक है, फ्रक्टोज का कोई बताएगा? फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फ्रक्टोज नहीं मालूम? उसका सूत्र भी होता है C6H12O6। अब कौन सा ग्लूकोज है, कौन सा फ्रक्टोज है, बड़ा समस्याओं में। इनमें कौन सा ग्लूकोज है बेटा और कौन सा फ्रक्टोज है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इनमें कौन सा, पहचानो तो, कोई पहचान पा रहा है क्या? इनमें कौन ग्लूकोज है, कौन फ्रक्टोज है? ये क्वेश्चन आगे आएंगे ना, इसलिए मैं थोड़ा सा क्योंकि ध्यान यहाँ पर दिला रहा हूं आप लोगों को। एक ग्लूकोज है तो कैसे पहचानोगे, ऐसे नहीं पहचाने जाएंगे दूर से, ध्यान रखना, ये दोनों एक जैसे लगते हैं। जिसमें यहां बोलोगे जिसमें CHO ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, वो होगा हमारे पास ग्लूकोज। उसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। जिसको हम खाते हैं, ग्लूकोज खूब खाते हैं, मीठा होता है कि नहीं होता है ना। और दूसरा होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, CO ग्रुप होता है। अब बाद में बताऊंगा कहाँ एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कहाँ कीटोन ग्रुप होता है। जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, याद रखना भी से, इसलिए मैंने पहले बता दिया, बहुत पहले बता दिया। जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको कहते हैं ग्लूकोज, और जिसमें कीटोन ग्रुप होता है बेटा, CO ग्रुप होता है, वो कहलाता है फ्रक्टोज। क्या कहलाता है? फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला क्या है इन दोनों का? सेम। तो देखो बेटा, ये हमारे पास जो शर्करा है, ग्लूकोज है, एल्कोहल है, ये ध्रुवीय जल में भी क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन बंध के कारण घुल जाते हैं। किस, कौन सा बंध बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध। देखो यहाँ पर जो हमारे पास है C2H5OH, ये एल्कोहल है बेटा। क्या है? एल्कोहल, ठीक है ना। ये CH3OH, ये कौन सा एल्कोहल है? इस एल्कोहल का नाम क्या है? ये छोटी छोटी चीजें, C2H5OH क्या नाम है? एथेनॉल। हाँ, एथेनॉल। और CH3OH, मेथेनॉल। मेथेनॉल। गुड, ठीक है ना बेटा। तो जो एथेनॉल है, एथेनॉल में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि CH3 CH2OH, O इस प्रकार से बना रहता है, H इस प्रकार से। और जो दूसरा वाला हमारे पास होगा H2O होगा, पानी होगा, H2O इस प्रकार से वेंट शेप होता है इसका। जब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी कहती है इसका जो आकार होगा वो कैसा होता है? V आकार का होता है, V शेप का होता है ना, वेंट आकार का, V शेप का, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो इस प्रकार V आकार का होगा, इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्सन ज्यादा होता है। और यहाँ पर देखो बेटा, इस वाले जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर देखोगे तो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है, इस वाले पे क्या होगा? थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनके बीच एक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं?
हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके कारण क्या होते हैं, जो अल्कोहल है, चीनी है, ठीक है ना, और जो हमारे पास ग्लूकोज है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं। यानी कि अध्रुवीय पदार्थ जैसे क्या हो गए, शर्करा हो गया, ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, ये किस में घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल में घुल जाते हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, तो आप क्या बताओगे, ये हाइड्रोजन बंध के कारण घुल जाते हैं। किस बंध के कारण घुल जाते हैं बेटा, हाइड्रोजन बंध। जी वेरी गुड, ठीक है ना। इस प्रकार से हम हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये घुल जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, यदि हम इसको आगे देखें, चलो ये तो कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। ध्रुवीय जो पदार्थ होंगे वो ध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं, और अध्रुवीय पदार्थ जो होंगे वो अध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं। क्लियर हो गया, हो गया। उसके बाद जो क्या होगा दूसरा, अध्रुवीय जो पदार्थ होंगे वो अध्रुवीय विलायकों में, है ना। लेकिन कुछ अध्रुवीय पदार्थ जो है क्या होंगे, ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में घुल जाते हैं, वो हाइड्रोजन बंध के कारण घुलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने प्रकृति जान ली बेटा। यदि ये विलेय और विलायक दोनों ध्रुवीय हैं तो जल्दी घुल जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपके कपड़ों पर कभी माना पेन का निशान लग गया, ऐसे निशान लग गया, तो आप किससे निकालते हो उसको, मिट्टी के तेल से थोड़ा निकल सकता है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो, या आपके कहीं पे तेल का एक बूंद गिर गया कपड़ों पे, तो आप कैसे निकालते हो उसको, पानी से तो नहीं निकलने वाला, तो साबुन से निकालते हैं। तो इनके गुण देखना है, जब वो गुण मिलेंगे यानी कि जो क्या होंगे, दोनों एक ही जैसे गुण वाले होंगे, तब वो घोल पाएगा उसको, नहीं तो नहीं घोल पाएगा, ठीक है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होंगी, विलेयता का प्रभाव है। दूसरा है बेटा देखो, दूसरा हमारे पास ताप का प्रभाव है। घोलने के लिए क्या चाहिए, ताप। यानी कि हमारे पास ताप, यदि हम उसकी विलेयता बढ़ाना चाहते हैं तो विलेयता कैसे बढ़ेगी, विलेयता किस प्रकार से बढ़ सकती है, ठीक है ना, वो कैसे कैसे बढ़ सकती है, तो क्या होगा, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर यदि हम साधारणतः ताप बढ़ाने पर क्या होता है बेटा, विलेयता बढ़ती है। साधारणतः का मैंने अभी पूरा नहीं बताया, साधारणतः मैंने, जब हम क्या करें, मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर कोई मात्रा देखा होगा आप लोगों ने, चीनी को तो देखा होगा, जलेबी बनाते हुए देखा होगा। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। गुड, C12H22O11, गुड, ठीक है ना बेटा। ऐसे बिल्कुल क्विक माइंड होना चाहिए, ठीक है। देखो C12H22O11, ठीक है। अब देखो चीनी है, चीनी को हमने पानी में घोला, तो पहले हम घोलते रहे इसको, है ना। तो घोला तो हमने देखा, हमने एक क्या लिया, 1 लीटर पानी लिया था। कितना लिया था, 1 लीटर पानी, ठीक है ना। अब घोला हमने, आधा किलो चीनी घुल गया उसमें, है ना, घोलते रहे तो घुल गया थोड़ा सा, लेकिन फिर भी उसके कण बचे हुए थे बेटा, पूरी तरह नहीं घुल रहा था। तो हम क्या करते हैं, उसको जलेबी बनाने वाला जो चाशनी बनाता है वो कैसे बनाता है, वो टेम्परेचर देता है, उसको ताप देता है, और फिर वो घोल लेता है, फिर और चीनी डालता है ना। तो वो चीनी की मात्रा को घोलने के लिए क्या हो रहा है, जनरली क्या कर रहे हैं हम, ताप बढ़ा रहे हैं, तो विलेयता बढ़ रही है ना, ज्यादा चीनी घुल रही है, और चीनी डालेंगे, थोड़ा ताप बढ़ाया तो घुलते चले गए, ठीक है ना। साधारणतः यही फैक्टर है कि हम ताप बढ़ाने पर क्या होता है, क्या होता है, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। लेकिन एक चीज और है, देखो, उष्मा शोषी और उष्मा छेपी, दो चीजें जानते होंगे आप लोग, उष्मा शोषी और उष्मा छेपी, दो चीजें होती बेटा यहाँ पर, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, दो प्रकार की रिएक्शंस होती है ना। इन रिएक्शन को जानते होंगे आप लोग। उष्मा शोषी क्या हुआ, इसमें उष्मा का शोषण, जिसमें उष्मा का शोषण होता है ना, ऐसा है क्या। और उष्मा छेपी क्या हुआ, एक्सोथर्मिक क्या हुआ, जो उष्मा को निकालते हैं, ठीक है ना। कैसे निकालते, देखो बेटा यहाँ पर हमें ऐसा नहीं डेफिनेशन डिफाइन करना, आप लोग सही बता रहे थे, है ना। उष्मा शोषी क्या होगा, मींस वे अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ती है। कैसे कहोगे, वे अभिक्रियाएं, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, ऐसे तो बोलेंगे नहीं, तो लग ही रहा उष्मा शोषण, देखो जिसमें उष्मा का शोषण, उष्मा शोषी, है ना, उष्मा छेपी जिसमें उष्मा निकल रही है ना। हमने क्या करना है,
वे अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। उष्मा की तो आवश्यकता पड़ेगी तो उष्मा शोषी होंगी, और उष्मा छेपी क्या होगी? वे अभिक्रियाएं जिनमें जो है क्या होगा, पूर्ण होने के लिए, पूर्ण होने पर उष्मा निकलती हो। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए देखो हमारे पास चूना होता है, चूना आप लोगों ने सबने देखा है, कैल्शियम ऑक्साइड देखा है सब लोगों ने, चूने को सर। चूना तो देखा होगा है ना। और इसको क्या किस में बुझाते हैं? बुझाने का काम, हाँ पानी डालते हैं है ना, बुझाने का काम पानी करता हमेशा है ना, आग बुझाने का काम है ना, चूने को बुझाने का काम। तो देखो यहाँ पर है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना है, और उसमें हमने पानी मिलाया, और पानी मिलाने के बाद यदि देखोगे इसमें तो पानी मिलाने के बाद ये क्या बना देता है, मालूम है क्या बना देता है? ये बूझा हुआ चूना बनता है। कैसा बनता है? बूझा हुआ चूना। और बूझे हुए चूने का जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या होता है? CaOH की होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH की होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बूझा हुआ चूना। देखो यहाँ पर फॉर्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बूझा हुआ चूना कहते हैं। लेकिन जब चूना बुझाया जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा जब पानी डालते हैं तो कुछ टाइम बाद जिस बर्तन में हमने क्या किया था, चूने को पानी डाला था और पानी में फिर क्या किया था, चूना डाला था, तो कुछ टाइम बाद वो बर्तन कैसा हो जाता है? कैसा होता है? गरम होता है। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है ना। तो गरम होने का मतलब इसमें क्या हुई? उष्मा भी निकली। क्या निकली? उष्मा, ठीक है ना। वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में उष्मा भी निकलती है वो क्या कहलाती है? उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। और दूसरा है, देखो बेटा हमारे पास N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू, यहां पर हमने ऐसा बनाया और यहां पर निकला 2NH3 और सॉरी NH3, ये NH3 होगा और प्लस Q कैलोरी उष्मा। ये कैसी अभिक्रिया बेटा? प्लस लिखा मैंने, क्या लिखना चाहिए था? क्या लिखना चाहिए था बताओ? यहां पर माइनस लिखना था मैंने। क्या लिखना था? माइनस लिखना था। क्या लिखना था? माइनस। क्यों? क्योंकि ये कैसी अभिक्रिया है? अरे आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। कैसे होती बेटा? ये भी उष्मा शोषी। हाँ चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं लेते हैं क्योंकि ये भी उष्मा छेपी है ना। मान लीजिए A था प्लस B को लेते हैं, इन दोनों ने अभिक्रिया किया, AB बनाया और माइनस Q कैलोरी उष्मा निकली, तब क्या होगा? इसमें तो उष्मा की आवश्यकता पड़ रही ना, ठीक है। यहां पर क्या पड़ रही है? उष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसको बोलेंगे बेटा उष्मा शोषी, ठीक है। दोनों अभिक्रियाएं समझ में आ गई? पहले ये बताओ मुझे, दोनों अभिक्रियाएं समझ में आ गई? नहीं सर, एक बार फिर से समझा। हाँ राइट, ठीक है। देखो बेटा एक मिनट, मैंने एग्जांपल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मेरे से, एक मिनट है। देखो हमारे पास एक तो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इसमें H2O लिया हमने, इसमें क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ये तो आप लोगों को पता लग गया होगा, ठीक है ना। और प्लस इसमें क्या हुआ? Q उष्मा निकली है ना, साथ साथ में ये भी बना और उष्मा भी निकली, ठीक है ना। दूसरा यदि हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए है ना, दूसरी हमने एक रिएक्शन ली, मैं एग्जांपल के तौर पे, मुझे एक्यूरेट याद नहीं रह रहा है ना, A प्लस बी और इज इक्वल टू मैंने A भी बनाया, ठीक है ना, और यहां माइनस Q निकाला। ये जो अभिक्रिया है बेटा ऊपर वाली, इसमें ये पदार्थ बना, साथ साथ में ये भी निकला, उष्मा भी निकली। लेकिन ये जो यहाँ पर जो नीचे वाली अभिक्रिया है, इन दोनों ने अभिक्रिया की, लेकिन इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए हमें इतनी जरूरत उष्मा की पड़ी, यानी कि इसको उष्मा देनी पड़ी, ठीक है ना, इसलिए मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया इसमें, ठीक हो गया। अब यहां पर जो मेन है बेटा वह है, जो मैं बताना चाह रहा हूं, वो ला सातेले के नियमानुसार होता है। जनरली मैंने क्या कहा कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है? विलेयता बढ़ती है, लेकिन उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए और उष्मा छेपी अभिक्रियाओं के लिए
यहाँ ला-सातेलिय का नियम लगता है। और ला-सातेलिय का नियम अब क्या होता है, पहले तो हमें जाने ला-सातेलिय। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो समझ गए होंगे, जिसमें ऊष्मा निकलती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए सॉरी, और जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए हमें ऊष्मा देने की जरूरत पड़ती है वो क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। अब ला-सातेलिय का नियम क्या है, यहां पर देखो बेटा कि ये जो ला-सातेलिय है, तो किसी अभिक्रिया में ताप, दाब और सानन, तीन चीजें, ताप हो गया, दाब हो गया और सानन का परिवर्तन जब हम करते हैं तो यह हमेशा उस परिवर्तन का विरोध करती है जो इसमें उत्पन्न हो रहा होगा। देखो कैसे, यहां पर यदि हमने क्या किया, देखो CaO प्लस H2O ये बेटा, और यहां पर बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, और प्लस Q ऊष्मा। तो जब हम इस अभिक्रिया में पहले यहां ताप निकल रहा है, देखो यहां तो गर्मी निकल रही है और हम इसे गर्म कर रहे हैं, तो ये अभिक्रिया क्या होगी, ऊष्माक्षेपी। नहीं 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 नहीं, देखो समझे नहीं आप मेरी बात है, मैं क्या, देखो बेटा, हाँ कोई बात नहीं, आप लोगों ने सही बता रहे हो, उसमें से यहाँ ऊष्मा निकल रही, पहले से निकल रही थी, गर्मी निकल रही है, बिना कुछ किए हुए गर्मी निकल रही है, और फिर हम इसको गर्म कर रहे हैं। क्या कर रही है, गर्मी, हमने इसको गर्म किया। अब क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा घुलेगा, नहीं घुलेगा, क्योंकि इसमें ताप निकल रहा, बेटा ध्यान रखना, इसको, इसमें क्या निकल रहा, ताप निकल रहा। अब यदि हम इसको गर्म करेंगे तो यह अभिक्रिया विपरीत दिशा में चलेगी, यानी कि ये घुलेगा नहीं, ये घुलने, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहेगा। ये विपरीत दिशा में ताप किए गए प्रभाव को कम करता है। यही है ला-सातेलिय का नियम। ला-सातेलिय का नियम, जैसे ताप निकल रहा है और यदि हमने ताप दे दिया उस अभिक्रिया को, तो ये बैकवर्ड जाएगी, यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो कम घुलेगा। यदि माना 1 किलो घुल रहा था पहले, तो अब क्या होगा, 500 ग्राम ही घुलेगा, क्योंकि हमने अब उसको ताप देना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल रही है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, इस कारण का विरोध करती है। समझ में आ रही मेरी बात? यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैल्शियम ऑक्साइड को अधिक घोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर ठंडा करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, ठंडा, यानी कि इसको हमें जमीन में गाड़ देना पड़ेगा, वो जल्दी घुलेगा और ज्यादा भी घुलेगा। ठीक है ना। यहां तो ताप साधारण ताप पर बढ़ती है, लेकिन ध्यान रखना यदि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो हम ये देखेंगे कम ताप पर अधिक घुलेगा। जो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है उनमें क्या होगा, यदि हम ताप कम रखेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के लिए यदि हम ताप कम रखेंगे तो विलेय पदार्थ अधिक घुलेगा। क्या कहा मैंने, अगर ऊष्माक्षेपी में ताप कम रखेंगे तो हाँ पर कम, राइट, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। ये आयुषी रावत भी जवाब दे रही है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर हमें पता लगेगा, सोनी भी दे रहे हैं और रावत, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ ध्यान रखना आपको कि यदि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो ला-सातेलिय के अनुसार क्या होगा कि कम ताप पर अधिक कैल्शियम ऑक्साइड घुलेगा। कम ताप पर क्या होगा, अधिक कैल्शियम ऑक्साइड घुलेगा। क्या कहा मैंने, कम ताप पर अधिक कैल्शियम ऑक्साइड घुलेगा, यानी कि हमें ताप कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। और यदि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा की जरूरत है, तो तब क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अधिक ताप पर अधिक घुलेगा, ताप बढ़ाना। हाँ राइट राइट रवीना, ठीक है, रवीना भी सही कह रही है ना। यानी कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा, पदार्थ की विलीयता बढ़ेगी। दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलीयता बढ़ेगी, पदार्थ की विलीयता बढ़ेगी। और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ताप घटाने पर विलीयता बढ़ेगी। दोनों का ये नियम है, ला-सातेलिय के नियम अनुसार इस प्रकार से होगा। ठीक है बेटा, हो गया, समझ में आई बात कि नहीं आई? अरे समझ में आई या नहीं आई, फिर दोबारा बताना है। जी सर। आ गए ना, समझ में आ गया। अब देखिए बेटा, अब थोड़े से दाब का प्रभाव देखते हैं, है ना। दाब का क्या प्रभाव है, देखो बेटा, जो हमारे पास ठोस है, सॉलिड है, जो ठोस है, ठोसों का जो द्रवों में विलीयता का कोई सार्थक प्रभाव नहीं माना जाता, इसमें कोई इतना ज्यादा कोई प्रभाव नहीं होता है ना। क्योंकि यदि हम देखेंगे द्रव भी, जो द्रव होता है और ठोस भी है,
दोनों क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य जानते हैं आप लोग, असंपीड्य क्या होता है? असंपीड्य, दबाना। हाँ असंपीड्य है ना, इनको दबाया नहीं जा सकता है। क्या होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता, जैसे असंपीड्य है ना, ठीक है ना। अत्यधिक क्या होता है, असंपीड्य, इनको यदि प्रेस करेंगे, ठोस को कितना भी दबाव लो लेकिन वो दबेगा नहीं, बहुत कम मात्रा में, है ना। द्रव पहले से बहुत नजदीक नजदीक उसके कण होते हैं, कितना दबा लोगे, ज्यादा थोड़ी सी और निकट आ जाएंगे तो ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो इसलिए इस पर क्या होगा, दाब का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, दाब का क्या नहीं पड़ेगा, कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यह है ठोस द्रव, सॉरी कितने प्रभाव हैं, ठोसों की विलीयता को प्रभावित करने वाले कितने कारक हो गए हमारे पास। नंबर 1 कारक कौन सा है, 3 कारक। नंबर 1 कारक कौन सा है, विलेय और विलायक, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। गुड। दूसरा कारक क्या था, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। हाँ, और तीसरा कारक हमारे पास दाब का प्रभाव। ठीक है ना, ताप का प्रभाव। ठीक है बेटा। तो ये हमने पढ़ा, क्या पढ़ा अभी, जो ठोस थे, ठोसों की विलीयता को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। अब देखो बेटा, दूसरा हमारे पास है गैसों के द्रवों में विलीयता। जो गैस है, जो हमारे पास क्या है, गैस है, ठीक है ना। गैस आप लोगों को बताया था मैंने, कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस है क्या, गैस है या द्रव है, जी गैस होती है ना। ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, गैस होती है। हाँ। गैस। हीलियम क्या होता है, गैस। ये सब गैस है ना। और भी गैसें होती हैं, ठीक है ना, ऑर्गन भी गैस होती है ना, और हाइड्रोजन भी गैस होती है, ठीक है ना। इन गैसों को हमने क्या करना है, किस में घोलना है, द्रव में घोलना है, ठीक है ना, वो कहलाएगी विलीयता। तो हमने क्या करना है, निश्चित मात्रा में द्रव लेना है। क्या लेना है, निश्चित मात्रा में द्रव। विलीयता वही परिभाषा है जैसे हमने पहले पढ़ी, निश्चित मात्रा में हम द्रव लेंगे और उसमें क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा कितनी घुल सकती है वो उसकी विलीयता होगी। हमने निश्चित मात्रा में द्रव लिया, 1 लीटर लिया, और इस 1 लीटर में अधिकतम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड घुल सकती है, जितनी वो घुलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसकी क्या कहलाएगी, विलीयता कहलाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की विलीयता किसमें, द्रव में। अधिकतम मात्रा नाइट्रोजन कितनी घुल सकती है, किसमें, 1 लीटर विलियन में, है ना, सॉरी 1 लीटर द्रव में, तो कितनी घुल सकती है वो उसकी नाइट्रोजन की विलीयता कहलाएगी। ऑक्सीजन कितनी मात्रा में इसमें घुल सकती है, वो ऑक्सीजन की विलीयता कहलाएगी। ठीक है ना, तो डेफिनेशन हमारे पास क्या होगा, निश्चित ताप पर, यहां ताप हमेशा निश्चित रखना है, ठीक है ना। किसी गैस अवयव की वह अधिकतम मात्रा, कैसी मात्रा बेटा, वह अधिकतम मात्रा, ध्यान रखना ये अधिकतम बहुत जरूरी है, अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुल जाती है। विलायक की कैसी मात्रा, विलायक की निश्चित मात्रा, विलेय की कैसी मात्रा, अधिकतम मात्रा, विलायक की अधिकतम, सॉरी विलेय की अधिकतम मात्रा और विलेय की कैसी मात्रा, निश्चित मात्रा में घुल जाती है, वो क्या कहलाता है, किसी द्रव में गैसों की विलीयता, ठीक है ना, वो घुल जाती है, उसको कहते हैं विलीयता, गैसों के द्रवों में विलीयता, ठीक है ना। और यहां ध्यान ये रखना बेटा, किसी द्रव में ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी द्रव में गैसों की विलीयता को अवशोषण गुणांक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, जितनी उसकी विलीयता होगी वो क्या कहलाएगा, उसका अवशोषण गुणांक कहलाएगा, ठीक है ना। अवशोषण गुणांक क्या हो गया, जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुली, ठीक है ना, पानी में जितनी घुली वो क्या कहलाएगा, उसका कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण गुणांक क्या कहलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण गुणांक, किसमें, पानी में, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं इसको, क्योंकि इसमें हेनरी का नियम भी है, ठीक है ना, और 5 बजने वाली है ना, तो इसको आधा टॉपिक ना करके पूरा ही इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये ध्यान रखना बेटा, विलीयता समझ में आ गया किस प्रकार से, अभी हमने इसको विलीयता पढ़नी, अवशोषण गुणांक पढ़ना, बहुत सारी चीजें इसमें, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा पढ़ना है। रिएक्शन अभी आज भेज दूं बेटा आप लोगों को सभी को,